हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस अमेजिंग से सेशन में। हम लोग कर रहे हैं स्पेशल एमसीक्यू सैटरडे और यहां पर आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कुछ इनकम टैक्स के एमसीक्यूज और कुछ जीएसटी के एमसीक्यूज। अब ये जो एमसीक्यूज हैं इनकम टैक्स और जीएसटी के, ये बेसिकली आईसीएआई ने अभी रिसेंटली केस बेस्ड एमसीक्यूज की बुकलेट्स निकाली हैं। ठीक है, तो इन्हीं केस बेस्ड एमसीक्यूज की बुकलेट से मैं एमसीक्यूज आपके साथ कुछ कुछ डिस्कस करूंगा, थोड़े से इनकम टैक्स के और थोड़े से जीएसटी के। ये हम लोग यहां पर करते हुए चलेंगे, राइट। उससे पहले आप लोग यहां पर देख सकते हो, ये हम लोगों की इंडिया की मोस्ट बिलवेड सीए टीम, द बाहुबली टीम है, जिसको आप लोग यहां पर देख सकते हो। और इंटरमीडिएट के लिए एक फ्रेश बैच स्टार्ट हो चुका है। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सितंबर 25 और जनवरी 26, देन यू कैन एनरोल फॉर द फ्रेश बैच व्हिच स्टार्टेड फ्रॉम 17th ऑफ मार्च। और अगर आप लोग मई 25 की तैयारी कर रहे हो और अभी भी आप लोगों को लग रहा है कि भाई थोड़ा सा मिसिंग है, क्या करें कैसे करें, तो आप लोग डेफिनेटली फास्ट ट्रैक बैच में अपने आप को एनरोल कर सकते हो। तो मैं आप लोगों को एक बार फटाफट से बता देता हूं, आपको सिंपली करना क्या है, आप लोगों को अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर आना है। आप लोगों को अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर आना है। कहां गया भाई साहब? Oh my God, where did it go? Alright, here it is. आप लोगों को अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर आना है। अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर आने के बाद आप लोगों को यहां पर ऑल कोर्सेज पर क्लिक करना है, फिर एकाग्रता सीए पर क्लिक करना है, फिर सीए इंटरमीडिएट पर क्लिक करना है और यहां पर आपको क्लिक कर देना है। यहां पर आपके पास सारे के सारे प्रोडक्ट्स के ऑप्शंस आ जाएंगे। आप इंडिविजुअली टीचर्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, आप वो भी ले सकते हो। रेगुलर बैच, फास्ट ट्रैक बैच, कॉम्बो, महापैक प्रो, सारी चीजें आप लोगों के पास यहां पर अवेलेबल है। तो आप अपना सब्सक्रिप्शन यहां से लेकर अपनी पढ़ाई यहां पर स्टार्ट कर सकते हो, राइट। चलो सर, शुरू करते हैं इनकम टैक्स के केस बेस्ड एमसीक्यू से। और ये वाला जो एमसीक्यू वाला सेशन हम लोग यहां पर कर रहे हैं, इसमें कुछ एमसीक्यूज मैं आप लोगों को करवाऊंगा। सारे के सारे ऑब्वियसली नहीं हो पाएंगे। इनकम टैक्स में 25 है, जीएसटी में 30 है, तो सारे के सारे तो यहां पर हम लोग नहीं कर पाएंगे। थोड़े बहुत एमसीक्यूज आज करेंगे, लेकिन फिर इसको इवेंचुअली मैं एक रेगुलर प्रैक्टिस बना दूंगा कि रोज आप लोगों के पास थोड़े थोड़े या ऑल्टरनेट डेज पे आपके पास थोड़े थोड़े केस बेस्ड एमसीक्यूज यहीं से सॉल्व होकर आते रहे। ठीक है, करेंगे हम लोग जो आईसीएआई ने वो बुकलेट दी है उसी के थ्रू करेंगे। मोर देन एनफ है वो, ठीक है। बाकी अगर कुछ और एक्स्ट्रा करने होंगे तो वो भी मैं आप लोगों के साथ करवा दूंगा। चलो जी, और ये वाले जो है ये मई 25, सितंबर 25 और जनवरी 26 तीनों के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, मई 25, सितंबर 25 और जनवरी 26। तो अगर कोई इसको सितंबर 25 के लिए या जनवरी 26 के लिए भी देख रहे हो तो आप लोग इसको देख सकते हो। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट केस बेस्ड एमसीक्यू। सबसे पहले ये रहा हम लोगों के सामने हमारा पहला केस। Mr. Shashikant, aged 45 years, is an Indian citizen and a member of the crew of a Singapore-bound Indian ship engaged in carriage of passengers in international traffic departing from Chennai port on 29th May 2024. तो यहां से तो मुझे रेजिडेंशियल स्टेटस की बू आ रही है। ठीक है, कि ये भाई कैटेगरी 2 वाले पर्सन है। हम लोगों ने रेजिडेंशियल स्टेटस में 4 कैटेगरीज में बांटा था। ठीक है, कि कैटेगरी 1 बैलेंसिंग फिगर है, कैटेगरी 2 है वो लोग जो इंडिया साल भर के बीच में इंडिया छोड़ के इंडिया के बाहर जाते हैं, या तो एम्प्लॉयमेंट की तरह से, या तो एम्प्लॉयमेंट के लिए, या तो मेंबर ऑफ इंडियन, या तो क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप के लिए। और कैटेगरी 3 में क्या था कि इंडिया के बाहर से अगर आप इंडिया में आते हो, इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो कैटेगरी जो इंडिया के बाहर से इंडिया में आ रहे हैं और उसकी इंडियन इनकम 15 लाख या उससे कम है। और दूसरी हम लोगों ने चौथी कैटेगरी क्या देखी थी? चौथी कैटेगरी हम लोगों ने देखी थी कि अगर कोई इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इंडिया के बाहर से इंडिया में आ रहा है, ठीक है, वो इंडिया के बाहर से इंडिया में आ रहा है और उसकी जो इंडियन इनकम है वो 15 लाख रुपए से ज्यादा है। तो ये 4 कैटेगरीज हम लोगों ने देखी थी। तो ये 4 कैटेगरीज हम लोगों ने देखी थी। अब यहां पर क्लियरली ये बंदा कैटेगरी नंबर 2 में आ रहा है कि जो साल के बीच में इंडिया से इंडिया के बाहर जा रहा है। इंडियन सिटीजन साल के बीच में इंडिया से इंडिया के बाहर जा रहे हैं। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। Date entered into continuous discharge certificate in respect of joining the ship by Mr. Shashikant, 29th May 2024. Date entered into continuous discharge certificate in respect of signing off the ship by Mr. Shashikant, 19th December 2024. तो अभी इसका मतलब क्या हो गया कि 29 मई से लेकर 19 दिसंबर तक ये इंडिया के बाहर रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग एक बार काउंट करते हैं कि कितने दिन ये इंडिया के बाहर रहे। तो 29 मई, तो मई में कितने दिन हो गए? 29, 30, 31, 3 दिन मई के हो गए, प्लस जून के 30 दिन हो गए, जुलाई के 31 दिन, अगस्त के 31 दिन, अगस्त के बाद सितंबर के 30 डेज, अक्टूबर के 31 डेज, नवंबर के 30 डेज और दिसंबर के 19 डेज। मतलब ये 205 दिन देश के बाहर रहा है। ठीक है, 205 दिन ये देश के बाहर रहा है। तो टोटल देश में कितना रहा है? 365 माइनस 205, ये रहा है 160 डेज। और कैटेगरी 2 में हम लोगों के पास होता है कि भाई अगर आपको रेजिडेंट होना है तो आपको 182 डेज या उससे ऊपर के लिए इंडिया में रहना पड़ेगा। ये कितने दिनों के लिए रहा है? ये 160 डेज के लिए रहा है। तो क्या ये रेजिडेंट होगा? नहीं, ये अपने आप ही नॉन रेजिडेंट हो जाएगा।
ठीक है, ये भाई साहब क्या हो जाएंगे, ये भाई साहब नॉन रेजिडेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया नॉन रेजिडेंट। ओके, तो इसको मैं यहां पर एक बार लिख लेता हूं कि ये नॉन रेजिडेंट हो गया है। He stayed in India in the last 4 previous years preceding the previous year 24-25 for 400 days and for a period of 750 days in the last 7 previous years preceding to the previous year 24-25। इसका आपको मतलब ही नहीं रहा, क्योंकि अगर ये नॉन रेजिडेंट हो गया है तो फिर ऑर्डिनरीली रेजिडेंट या नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट के लिए तो ये देखना पड़ता है, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, नॉन रेजिडेंट हो गया। He received a salary of 7,20,000 rupees in his NRE account maintained with State Bank of India, Chennai branch। तो अज्यूम करते हैं कि आरबीआई का अप्रूवल है इसके पास, तो ये वाली इनकम इसकी एग्जेम्प्ट होगी। He also furnished details of other income earned by him during the previous year 24-25। Dividend declared by X Limited, a Singapore company, the same was received by him in Singapore। क्या ये इंडिया में टैक्सेबल होगा? बिल्कुल भी ये टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि एक नॉन रेजिडेंट है। एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम लैंड इन पाकिस्तान रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, ये इंडिया में टैक्सेबल डेफिनेटली हो जाएगी। ओके, रेंट रिसीव फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन चेन्नई ग्रॉस, तो ये ग्रॉस रेंट आपको अगर हाउस प्रॉपर्टी से मिला हुआ है चेन्नई की, तो फिर ये भी इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा। तो 3,60,000 रुपीज का ग्रॉस मिला हुआ है, इसमें से 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन हम लोग माइनस करेंगे, तो 3,60,000 का 70%, 36 लाख हो गया क्या? नहीं, 3,60,000 का 70%, ठीक है, 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करने के बाद 70% ही आया, तो 2,52,000 प्लस 2,50,000, ये इसकी इनकम यहां पर हो जाएगी 5,02,000। तो इसकी इनकम कितनी हो गई? इसकी इनकम इंडिया में जो टैक्सेबल होगी वो इसकी इनकम टैक्सेबल होगी 5,02,000। अब That's it. Based on the facts of the case scenario given above, choose the most appropriate answer to the following questions. All right, छोटा सा केस है, देखो। What is Mr. Shashikant's residential status for previous year 24-25? हम लोगों ने पहले ही कैलकुलेट कर लिया है। This is non-resident, तो ऑप्शन सी will be your answer। ठीक है, ऑप्शन सी will be your answer। ऑप्शन पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, नॉन रेजिडेंट, बाकी रीजन वगैरह आप लोग अपने आप से पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वुड बी द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर शशिकांत फॉर असेसमेंट ईयर 25-26? तो टोटल इनकम मिस्टर शशिकांत की असेसमेंट ईयर 25-26 में क्या हो जाएगी? टोटल इनकम यहां पर ये वाली हो जाएगी। टोटल इनकम हम लोगों ने कैलकुलेट की थी ना 5,02,000, तो 5,02,000 की टोटल इनकम हो जाएगी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो भाई साहब ये वाला क्वेश्चन भी यहां पर हो गया है। अब हम लोग आते हैं तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, assume for the purpose of answering this question, सिर्फ इस वाले क्वेश्चन के लिए assume करो that Mr. Shashikant had transferred his house property in Chennai to his minor married daughter on 1st April 2024 and his wife is a housewife and does not have any income। अब सुनो मजे की बात। The minor married daughter receives the rent from house property. In such case, what would be his total income for assessment year 25-26 if he has shifted out of the default tax regime under section 115 BAC? All right. वेरी नाइस। इसने क्या किया? इसने 1 अप्रैल 2024 को इसने 1 अप्रैल 2024 को ये मकान अपनी माइनर मैरिड डॉटर को ट्रांसफर कर दिया। अब अगर आप अपने माइनर चाइल्ड को मकान ट्रांसफर करते हो तो सेक्शन 27 के हिसाब से आप डीम्ड ओनर होते हो, मतलब जो भी रेंटल इनकम आती है वो आप ही के हाथ में टैक्स होती है। लेकिन उसका एक्सेप्शन है माइनर मैरिड डॉटर। ठीक है, उसका एक्सेप्शन है माइनर मैरिड डॉटर। तो यहां पर ये जो मिस्टर शशिकांत हैं ये डीम्ड ओनर तो नहीं होंगे। यहां पर ये जो मिस्टर शशिकांत हैं ये डीम्ड ओनर तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, क्योंकि सेक्शन 27 का एक एक्सेप्शन है, वो है माइनर मैरिड डॉटर। लेकिन क्योंकि माइनर चाइल्ड के पास कोई भी इनकम आ रही है, क्योंकि माइनर चाइल्ड के पास कोई भी इनकम आ रही है, तो ये माइनर चाइल्ड की जो इनकम है ये उन पेरेंट के हाथ में क्लब होती है जिन पेरेंट की इनकम क्लबिंग से पहले ज्यादा होती है। अब मिस्टर शशिकांत की जो वाइफ है वो हाउस वाइफ है, उनके पास कोई इनकम है नहीं, तो जाहिर सी बात है शशिकांत की इनकम उनकी वाइफ से ज्यादा है। तो ये जो माइनर मैरिड डॉटर को ये रेंट मिलेगा ये शशिकांत के हाथ में क्लब होगा, ये शशिकांत के हाथ में क्लब होगा। शशिकांत को इस पर टैक्स एज अ डीम्ड ओनर नहीं देना है, लेकिन ये शशिकांत के हाथ में क्लब होगा। इससे डिफरेंस क्या हुआ? देखो, अगर मान लो शशिकांत के हाथ में ये क्लबिंग नहीं हो रही होती है और शशिकांत को डीम्ड ओनर की वजह से टैक्स देना पड़ता, तब तो कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि 5,02,000 रुपीज की ही आपकी इनकम आ जाती। लेकिन क्योंकि अभी क्लबिंग हो रही है, अभी डीम्ड ओनरशिप नहीं है, अभी क्लबिंग हो रही है और माइनर डॉटर बच्चे की इनकम क्लब हो रही है, तो बच्चे की इनकम में सेक्शन 1032 के अंदर 1,500 रुपए पर चाइल्ड का एग्जेम्पशन मिलता है। 1,500 रुपए पर चाइल्ड का एग्जेम्पशन मिलता है। तो ये जो 5,02,000 है इसके अंदर हाउस प्रॉपर्टी वाला भी इंक्लूडेड है। ठीक है, इसमें से 1,500 रुपए का आप एग्जेम्पशन माइनस करोगे, इसमें से 1,500 रुपए का आप एग्जेम्पशन माइनस करोगे और 5,02,000 माइनस 1,500 ये आ जाएगा 5,00,000
500, ये इनकी टोटल इनकम आएगी अगर ये ओल्ड स्कीम में जाते हैं तो, क्योंकि जो 1032 का एग्जेम्पशन होता है ये सिर्फ ओल्ड स्कीम में मिलता है। ठीक है, तो अब यहां पर क्या हुआ कि इनकी ये जो रेंटल इनकम है ना 3,60,000 रुपीज, ये 3,60,000 रुपीज ये ग्रॉस वैल्यू है। तो 3,60,000 रुपीज का इसमें से अगर हम 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करेंगे तो ये बचेगा 2,52,000 रुपीज। इसमें 1,500 रुपए का एग्जेम्पशन मिलेगा 250,500, और ये जो 2,50,000 रुपीज है ये तो है ही एज इट इज, तो 5,05,000 रुपीज। तो मैंने यहां पर डायरेक्टली क्या किया कि ये जो इनकम आई थी इसी में से 1,500 रुपीज का एग्जेम्पशन दे दिया, बिकॉज दैट इज द ओनली डिफरेंस दैट इट्स गोइंग टू मेक। तो इसका आंसर आ जाएगा 5,05,000 सॉरी, इसका आंसर आ जाएगा 5,05,000। ऑप्शन ए विल बी योर आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखो। Mr. Shashikant would like to minimize his tax liability and consulted you to compute the amount of same for the previous year 24-25. Accordingly, his tax liability rounded off would be. अब ध्यान देना इस बात का, यहां पर अब आप इनकम क्या लोगे जब आप टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करोगे, तो इनकम कौन सी लोगे? आप इनकम ये वाली लोगे 5,02,000 रुपए वाली। ठीक है, आप इनकम लोगे 5,02,000 रुपए वाली, नॉट दिस 5,05,000 वाली। क्यों? क्योंकि ये जो 5,05,000 वाली इनकम है ये सिर्फ और सिर्फ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए थी, अज्यूम फॉर द पर्पस ऑफ आंसरिंग दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये जो 5,05,000 वाली इनकम है वो सिर्फ और सिर्फ इस वाले क्वेश्चन के लिए थी। बाकी अब वापस आप लोगों की इनकम यही हो जाएगी 5,02,000। अब इस पर आपको टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करनी है, ओल्ड स्कीम से भी निकालेंगे, न्यू स्कीम से भी निकालेंगे। तो अगर हम लोग ओल्ड स्कीम से निकालते हैं तो ओल्ड स्कीम में 0 से 2.5 तो नील हो जाएगा, 2.5 से 5 12,500 हो जाएगा। ठीक है, और 5 से 5,02,000 यानी 2,000 पर 20% के रेट से टैक्स लगेगा, 2,000 पर 20% के रेट से टैक्स लगेगा, विच विल बी 400। तो ये आ जाएगा टोटल 12,900। इस पर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी लगेगा 12,900, इस पर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी लगेगा 516 का। तो ये टोटल आ जाएगा आपके पास 13,416। ओल्ड स्कीम में तो ये आया। न्यू स्कीम में क्या होगा? न्यू स्कीम में 0 से 3 लाख तक तो नील। ठीक है, और 3 से 7 लाख तक 5%, तो यानी 5,02,000 की इनकम है तो 5,02,000 माइनस 3 लाख रुपीस, इसका 0.05, ये आ गया 10,100, ये आ गया 10,100। ठीक है, ये आ गया 10,100। अब न्यू स्कीम में रिबेट अंडर सेक्शन 87 है 7 लाख रुपए तक मिलती है। ठीक है, न्यू स्कीम में रिबेट अंडर सेक्शन 87A 7 लाख रुपए तक मिलती है। इनकी इनकम 5,02,000 रुपए है, तो क्या इनको 87A की रिबेट मिलेगी 7 लाख से कम होने की वजह से? नो, क्योंकि ये नॉन रेजिडेंट है, क्योंकि ये नॉन रेजिडेंट है। तो 10,100 का इन पर टैक्स लगेगा, इस पर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाओगे 404, ये आ जाएगा आपका प्लस 10,100, ये आ जाएगा 10,504, राउंड ऑफ करोगे तो ये आ जाएगा 10,500। ठीक है, इसको जब आप लोग राउंड ऑफ करोगे तो ये आ जाएगा आपका 10,500। ऑप्शन सी विल बी योर आंसर। तो एक केस स्टडी हम लोगों की यहां पर आकर कंप्लीट हो गई है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट केस स्टडी। ऑलराइट, ये वाली केस स्टडी देखो, केस सिनेरियो मिस्टर सूरज। लेट्स लुक एट दिस नाउ। Mr. Suraj, aged 48 years, furnishes the following particulars for the previous year 24-25 in respect of an industrial undertaking established in a special economic zone in March 2018. मार्च 2018 में इन्होंने स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अपना एस्टैब्लिशमेंट किया। इट बिगैन मैन्युफैक्चरिंग इन अप्रैल 2018। अप्रैल 2018 में इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की। टोटल सेल्स इनकी हो गई 85 लाख रुपीस। यहां पर मुझे 10AA की बू आ रही है। ठीक है, यहां पर 85 लाख रुपीस की टोटल सेल्स हो गई। एक्सपोर्ट सेल्स प्रोसीड्स रिसीव्ड इन इंडिया एंड कन्वर्टेबल एक्सचेंज बाय 30th September 25 इज 45 लाख रुपीस। डोमेस्टिक सेल्स 40 लाख रुपीस। प्रॉफिट फ्रॉम द अबव अंडरटेकिंग 20 लाख रुपीस। Export sales for the financial year 24-25 include freight and insurance of 5 lakh rupees for delivery of goods outside India. He received rent of 25,000 rupees per month from a commercial property let out to Mr. Sudhir, a salaried individual. Alright. He earned interest on savings bank account of 12,500 and interest on post office savings bank account of 5,500 during the previous year 24-25. Based on the facts of the case scenario given above, choose the most appropriate answer to the following questions. Alright, let's see. इन क्वेश्चंस का आंसर हम लोग यहां पर करते हैं। ठीक है, इन क्वेश्चंस का हम लोग यहां पर आंसर करते हैं। आइए फटाफट से देखा जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट टर्नओवर एंड टोटल टर्नओवर फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA फॉर असेसमेंट ईयर 25-26। ऑलराइट, इसको हम लोग कर लेते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखो, टोटल सेल्स हम लोगों की 85 लाख रुपीस है, एक्सपोर्ट सेल्स हम लोगों की 45 लाख रुपीस है, डोमेस्टिक सेल्स हम लोगों की 40 लाख रुपीस है। ठीक है, तो 45 प्लस 40 कितना हो गया? 85 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहां पर एक चीज ये भी दी हुई है कि एक्सपोर्ट सेल्स में ना 5 लाख रुपए का फ्रेट इंक्लूडेड है।
तो जब हम सेल्स के बारे में बात करते हैं तो फ्रेट वाले चार्जेस को नहीं लेते, कॉमन सेंस। तो यहां पर एक्सपोर्ट सेल्स आएगी मेरी 40 लाख रुपीस, ठीक है, डोमेस्टिक सेल्स आएगी मेरी 40 लाख रुपीस, तो ये जो टोटल है ये आएगा आपका 80 लाख रुपीस, ठीक है, ये जो टोटल है ये आएगा 80 लाख रुपीस। तो एक्सपोर्ट सेल्स 40 लाख रुपीस, टोटल सेल्स 80 लाख रुपीस, ठीक है। एक्सपोर्ट टर्नओवर पूछा है 40 लाख, टोटल टर्नओवर 80 लाख, 40 और 80, 40 और 80, ऑप्शन बी इज योर आंसर, ठीक है, ऑप्शन बी इज योर आंसर, ऑप्शन बी इज योर आंसर। नेक्स्ट देखो, compute the amount of deduction available to Mr. Suraj under section 10AA for assessment year 25-26 if he has shifted out of the default tax regime provided under section 115 BAC। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। तो अब अगर मान लो ये असेसमेंट ईयर 25-26 में इसको डिडक्शन देखना है कि 10AA का रिडक्शन इसको कितना मिलता है, तो हम लोगों को क्या देखना होगा कि कौन सा ईयर ऑफ ऑपरेशन है। अप्रैल 2018 में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुई, तो 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23, 5 साल तो निकल गए। अभी हम 24-25 में बैठे हुए हैं, तो 24-25 कौन सा वाला साल होगा, 24-25 विल बी आफ्टर 5 इयर्स, मतलब 7वां-8वां साल होगा। तो 50% ऑफ द एक्सपोर्ट प्रॉफिट्स का आपको रिडक्शन मिलेगा, ठीक है, 50% ऑफ द एक्सपोर्ट प्रॉफिट्स। तो पहली बात तो एक्सपोर्ट प्रॉफिट्स क्या होंगे, यहां पर एक्सपोर्ट प्रॉफिट्स हम लोगों के होंगे जो टोटल प्रॉफिट्स है, टोटल प्रॉफिट इज 20 लाख रुपीस, टोटल प्रॉफिट इज 20 लाख रुपीस इनटू एक्सपोर्ट टर्नओवर विच इज 40 लाख रुपीस, 40 लाख रुपीस अपॉन टोटल टर्नओवर विच इज 80 लाख रुपीस, ये आ जाएगा। तो नाउ दिस इज दिस, दिस इज दिस, तो ये 10 लाख रुपीस के आपके एक्सपोर्ट प्रॉफिट्स आ गए। इसका 50% का आपको रिडक्शन मिलेगा, यानी 5 लाख रुपए का आपको डिडक्शन मिल जाएगा। 10AA का रिडक्शन आपको 5 लाख रुपए का मिलेगा। ऑप्शन डी इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखो, assume for the purpose of this question only that Mr. Suraj established SEZ unit and began manufacturing in April 2020। इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की अप्रैल 2020 में। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अवेलेबल अंडर सेक्शन 10AA फॉर असेसमेंट ईयर 25-26 इफ ही हैज शिफ्टेड आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम अंडर सेक्शन 115 BAC। अब मेरी बात आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ये जो 10AA वाला सेक्शन है ये आया था 1 अप्रैल 2005 से, ठीक है, और इसने कहा था कि अगर आप 31 मार्च 2020 तक मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर देते हो, अगर आप 31 मार्च 2020 तक मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर देते हो तभी आपको 10AA का रिडक्शन मिलेगा। अगर मैन्युफैक्चरिंग 31 मार्च 2020 के बाद स्टार्ट हुई तो सेक्शन 10AA का रिडक्शन नहीं मिलेगा। 15 साल के लिए ही ये वाला सेक्शन लाया गया था और ये वाला सेक्शन 2005 में लाया गया था फॉर 15 इयर्स, राइट। तो अब अगर यहां पर मैन्युफैक्चरिंग अप्रैल 2020 में स्टार्ट हो रही है तो ये तो 31 मार्च 2020 के बाद हो गया। तो अब क्योंकि अप्रैल 2020 में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होगी इसलिए यहां पर इसको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। ऑप्शन डी विल बी योर आंसर, ऑप्शन डी विल बी योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 4, compute the total income of Mr. Suraj for previous year 24-25 if he has shifted out of the default tax regime under section 115 BAC। अभी आपको टोटल इनकम निकालनी है। टोटल इनकम निकालने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। आइए सबसे पहले हम लोग एक एक करके चीजों को यहां पर सॉल्व करते हैं। सूरज की बात कर रहे हैं ना हम लोग, ठीक है, सूरज की बात कर रहे हैं। तो ये जो अप्रैल 2024 वाली अप्रैल 2020 वाली मैन्युफैक्चरिंग थी ये तो सिर्फ पार्ट 3 के लिए ही था। तो अभी यहां पर हम लोग एक एक करके चीजों को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी कोई है क्या? नहीं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है क्या? यस। He received a rent of 25,000 rupees per month from a commercial property let out to Mr. सुधीर, ठीक है। तो 25,000 रुपए इंटू 12, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के बारे में बात करें, 25,000 रुपए इंटू 12, इसमें से 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। तो हमारे पास इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गई 2,10,000, एम प्लस कर दूं मैं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गई मेरे पास 2,10,000। उसके बाद थर्ड वो जो नेक्स्ट हेड होता है वो होता है पीजीबीपी वाला हेड। अब पीजीबीपी वाले हेड में हम लोगों ने देखा कि 20 लाख रुपए का प्रॉफिट है, 20 लाख रुपए का टोटल प्रॉफिट है और इसमें 5 लाख रुपए का डिडक्शन था। अभी हम लोगों ने चेक किया तो 20 लाख रुपए का प्रॉफिट माइनस 5 लाख रुपए का डिडक्शन एम प्लस, ये पीजीबीपी का प्रॉफिट आ गया आपका 15 लाख रुपए का, ठीक है। आई होप ये वाली बात समझ में आ रही है आप लोगों को। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही तो कैलकुलेट किया था ये क्वेश्चन नंबर 2 में कि कितने का रिडक्शन, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 में, हाँ क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों ने कैलकुलेट किया था कि 10AA के अंदर कितने रुपए का रिडक्शन आपको मिलेगा, 5 लाख रुपए का रिडक्शन मिलेगा। तो पीजीबीपी का प्रॉफिट कितना हुआ है? 20 लाख का प्रॉफिट हुआ है, इसमें से आपको 5 लाख रुपए का रिडक्शन मिल जाएगा, 15 लाख रुपए ये हो गया, ठीक है। अब आप इसको इधर देखो, ही रिसीव्ड, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद कैपिटल गेन्स में कुछ है नहीं। अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ही अर्न्ड इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक अकाउंट ऑफ 12,500 इसको सेविंग्स बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट मिला, ठीक है। 12,500 इसको सेविंग्स बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट मिला एंड इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट ऑफ 5,500 रुपीज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर।
ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25। तो पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक अकाउंट से इसको 5,500 रुपए का इंटरेस्ट मिला। अब पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक अकाउंट से अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है तो उस पर 3,500 रुपए का आपको एग्जेम्पशन मिलता है। ठीक है, पोस्ट ऑफिस से अगर आपको 5,500 रुपए का वो मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, तो इस पे 3,500 रुपए का आपको एग्जेम्पशन मिलता है। इंडिविजुअल अकाउंट पे 3,500 रुपए का एग्जेम्पशन मिलता है, जॉइंट अकाउंट पे आपको 7,000 रुपए का एग्जेम्पशन मिलता है। तो 5,500 में से 3,500 हम लोग यहां पर माइनस करेंगे, 2,000 की ये वाली इनकम आई, 2,000 की ये इनकम प्लस सेविंग्स बैंक अकाउंट का 12,500 प्लस सेविंग्स बैंक अकाउंट का 12,500, ये हो गया 14,500। इसको मैं एम प्लस कर देता हूं, ये हो गई IFOS। टोटल आ गया आपका 17,24,500 रुपीज। लेकिन मजे की बात यह है कि जो सेविंग्स बैंक अकाउंट पे आपको इंटरेस्ट मिलता है, इसके अगेंस्ट में आपको 80 TTA का डिडक्शन मिलता है। 80 TTA का डिडक्शन 10,000 रुपए का मिलेगा, और क्योंकि यहां पर आपको इंटरेस्ट 12,500 रुपए का मिला था, तो इसके अगेंस्ट पूरे 10,000 का डिडक्शन आपको मिल जाएगा। तो माइनस 10,000 का डिडक्शन करेंगे तो 17,14,500 रुपीज, दिस विल बी योर टोटल इनकम। 17,14,500 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। आई होप ये वाली बात आपको क्लियरली समझ में आ रही है। ठीक है, बाकी यहां पर इंस्टीट्यूट ने इस बार ये काम बड़ा अच्छा किया है कि इंस्टीट्यूट ने इस बार रीजनिंग भी दे दिया है। अभी तक इंस्टीट्यूट कोई भी जब केस बेस्ड एमसीक्यूज या एमसीक्यूज निकालता था तो इंस्टीट्यूट उसके सॉल्यूशंस देता ही नहीं था। ठीक है, बस आंसर्स दे देता था, रीजंस नहीं देता था। तो हम लोग खुद ही सॉल्व करते थे और फिर हम लोग आपको रीजंस प्रोवाइड करते थे, लेकिन अभी इंस्टीट्यूट ने इस बार खुद ही प्रोवाइड कर दिया। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आइए नेक्स्ट केस देखते हैं। केस सिनेरियो 3 हम लोग यहां पर देखेंगे। केस सिनेरियो 3, ठीक है, केस सिनेरियो 3 हम लोग यहां पर देखेंगे। आओ सब लोग। Mr. Kishan is engaged in the following activities on agricultural land situated in India. Total area of land is 5 acres. 5 एकड़ की जमीन है इसकी। All right. Activity A, he grows saplings or seedlings in a nursery spreading over 1 acre land. The sale proceeds of which is 5 lakh rupees. ठीक है, तो इसने सैपलिंग्स एंड सीडलिंग्स को ग्रो किया और इससे 5 लाख रुपए इसने कमाए। तो देखो, सैपलिंग और सीडलिंग्स वाली जो भी इनकम होती है वो तो कंप्लीटली एग्रीकल्चरल इनकम होती है। Cost of plantation is 1,40,000 rupees. Basic operations are not performed for growing saplings or seedlings. तो saplings और seedlings के लिए ये clarification आया था कि even if the basic operations are not performed on land, तब भी उसको completely agricultural income माना जाएगा। तो sale proceeds 5 लाख की है, cost of cultivation 1,40,000 का है, 5 लाख minus 1,40,000, this is completely agricultural income। 5 लाख minus 1,40,000, this is completely agricultural income। ये जो 3,60,000 रुपीज की इनकम है, ये जो 3,60,000 रुपीज की इनकम है, 3,60,000 रुपीज की इनकम है, दिस इज कंप्लीटली एग्रीकल्चरल इनकम। ठीक है, दिस इज कंप्लीटली एग्रीकल्चरल इनकम। एक्टिविटी बी देखो, ही ग्रोस कॉटन ऑन 3 acres लैंड, 40% ऑफ द कॉटन प्रोड्यूस इज सोल्ड फॉर 4 लाख रुपीज। जो भी कॉटन प्रोड्यूस हुई उसका 40% बेच दिया गया। ठीक है, जो भी कॉटन प्रोड्यूस हुई उसका 40% जो है वो क्या किया गया, 40% बेच दिया गया। जो भी कॉटन प्रोड्यूस हुई उसका 40% बेच दिया गया। ठीक है भाई, बड़ी अच्छी बात है, उसका 40% बेच दिया गया तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, उसका 40% बेच दिया गया। जो भी कॉटन प्रोड्यूस हुई उसका 40% बेच दिया गया। वेरी नाइस। आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा है ना? हाँ, जो भी कॉटन प्रोड्यूस हुई उसका 40% बेच दिया गया। फिर क्या हुआ? द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑफ विच वॉज 2,25,000 रुपीज। ठीक है, तो 4 लाख माइनस 2,25,000 रुपीज, दिस इज कंप्लीटली एग्रीकल्चरल इनकम। 4 लाख माइनस 2,25,000 रुपीज, 4 लाख माइनस 2,25,000 रुपीज, ये कंप्लीटली 1,75,000 रुपीज एग्रीकल्चरल इनकम है। तो यहां पर मैं लिखता हूं एक्टिविटी ए से, यहां पर मैं लिख रहा हूं एक्टिविटी ए से जो भी इनकम है ना, एक्टिविटी ए से 3,60,000 रुपीज की इनकम है, कंप्लीटली एग्रीकल्चरल। ठीक है, एक्टिविटी बी से सबसे पहले जो आपने 40% का कॉटन बेचा, 40% कॉटन आपने 4 लाख में बेचा, इसका कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन 2,25 था, तो 1,75 की आपकी इनकम है। 1,75,000 रुपीज आपकी एग्रीकल्चरल इनकम आई। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑफ द बैलेंस 60% कॉटन इज 337,500 and the market value of the same is 6 lakh rupees which is used for the purpose of manufacturing yarn। तो इसको हम लोगों ने रेगुलर क्लासेस में भी बात की हुई है कि जब भी ऐसा होता है कि आपने थोड़ा सा कल्टीवेट किया, उसको बेच दिया, और जो थोड़ा सा बचा उसको आपने आगे फर्दर प्रोसेसिंग के लिए यूज कर लिया, तो जब आप यार्न प्रोसेसिंग के लिए इस वाले कॉटन को लेकर जाओगे तो यार्न वाले डिपार्टमेंट में इसकी कॉस्ट क्या मानी जाएगी? द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कॉटन। और हम लोग एग्रीकल्चरल इनकम कैसे मानेंगे? कंसिडरिंग कि हमने इसको बेच दिया, और सेलिंग प्राइस हम लोग क्या मानेंगे? फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कॉटन। मतलब हम लोग ये कहेंगे कि भाई जो 60% कॉटन है उसकी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन इज 337,500,
और उसकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है 6 लाख रुपीस। मतलब अगर मैं इसको मार्केट में बेचने जाता तो मुझे 6 लाख रुपए मिलते, लेकिन मैंने मार्केट में बेचा नहीं, मैंने इसको अपने यान मैन्युफैक्चरिंग वाली मिल में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। तो लेकिन मैं एग्रीकल्चरल इनकम क्या मानूंगा, मैं एग्रीकल्चरल इनकम मानूंगा 6 लाख माइनस 337,500, ठीक है। 6 लाख यानी जो फेयर मार्केट वैल्यू है माइनस ये 3,37,500, माइनस 3,37,500 जो कि कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन थी। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा वो मैं क्या मानूंगा, वो मैं मानूंगा कि ये मेरी एग्रीकल्चरल इनकम है, ठीक है। तो ये जो 60, ये तो 40% वाला पूरा का पूरा ही हो गया। ये जो 60% वाला है इसमें से एग्रीकल्चरल इनकम मानी जाएगी 2,62,500 रुपीज। और अब देखो यान बनेगा और यान बन के बिकेगा, ठीक है, विच इज यूज फॉर द पर्पज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यान। आफ्टर इनकरिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ऑफ 1 लाख रुपीज, यान इज सोल्ड फॉर 8,50,000 रुपीज। अब सुनो बिजनेस इनकम कितनी आएगी, 8,50,000 रुपीज का यान बिका, इसमें से माइनस करेंगे ये 1 लाख रुपए क्योंकि यान को मैन्युफैक्चर करने के एक्सपेंसेस आए, और इसमें से ये 6 लाख रुपीज भी माइनस करने पड़ेंगे। भाई अगर आप अपना मैन्युफैक्चरिंग, अगर आपके पास कॉटन का खेत नहीं होता, अगर आप कॉटन नहीं कल्टीवेट कर रहे होते तो आप ये 6 लाख रुपए की कॉटन मार्केट से खरीदते। तो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, आपके पास 6 लाख रुपए की कॉटन आपने यूज की, 1 लाख रुपए के आपने मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस इनकर किए, टोटल 7 लाख रुपए के मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आपके पास आए हैं, और आपने 8.5 लाख रुपए में यान बनाकर बेचा है, ठीक है। 8.5 लाख रुपए में आपने यान बनाकर बेचा है। तो अब ये जो डिफरेंस है 8.5 लाख माइनस 7 लाख, ठीक है, 8,50,000 माइनस 6 लाख माइनस 1 लाख, कितना हो गया 1,50,000। 8,50,000 माइनस 6 लाख माइनस 1 लाख, कितना हो गया 1,50,000। दिस इज द बिजनेस इनकम। तो ये जो 40, ये जो बचा हुआ है 1,50,000, ये है बिजनेस इनकम। तो ये जो कॉटन वाली चीज है ना, जो एग्रीकल्चरल लैंड आपकी बी है, इसमें 1,75,000 इज द एग्रीकल्चरल इनकम, 2,62,500 इज द एग्रीकल्चरल इनकम, एंड 1,50,000 रुपीज इज द बिजनेस इनकम, ठीक है। और जो लैंड ए है उसमें पूरा 3,60,000 इज द एग्रीकल्चरल इनकम। ओके, एक्टिविटी सी देखो, एक्टिविटी सी देखो, land measuring 1 acre is let out to Mr. Ramesh on monthly rental of 15,000 rupees, which is used by Mr. Ramesh as follows. 50% of the land is used for agricultural purpose and 50% of the land is used for non-agricultural purpose. ठीक है, तो हमें 15,000 रुपए का मंथली रेंट आ रहा है, हमें 15,000 रुपए का मंथली रेंट आ रहा है, ठीक है, हमें 15,000 रुपए का मंथली रेंट आ रहा है, राइट। हम लोगों को 15,000 रुपए का मंथली रेंट आ रहा है। तो अगर हम लोगों को 15,000 रुपए का मंथली रेंट आ रहा है और इसमें से जो भी बंदा है वो 50% एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए यूज कर रहा है, तो मेरी एग्रीकल्चरल इनकम कितनी मानी जाएगी, 15,000 इंटू 12 इंटू 50%, 90,000 रुपीज मेरी एग्रीकल्चरल इनकम मानी जाएगी। क्या ये बात सही है? 90,000 रुपीज मेरी एग्रीकल्चरल इनकम मानी जाएगी और 90,000 रुपीज मेरी बिजनेस इनकम मानी जाएगी, ठीक है। मैंने किसी को किराए पर दिया, 15,000 रुपए महीने का मैं किराया ले रहा हूं, तो साल भर का मैं कितना किराया ले रहा हूं, साल भर का मैं 1,80,000 रुपए का किराया ले रहा हूं, ठीक है। अब वो बंदा इस जमीन का 50% यूज कर रहा है एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए, 50% यूज कर रहा है नॉन एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए। तो जो 50% हो गया वो 90,000 आ गया, वो एग्रीकल्चरल इनकम हो गई, बचा हुआ 50% नॉन एग्रीकल्चरल इनकम आ गया, डन। देखो अब हम लोग जरा क्वेश्चंस करते हैं, लेट्स सी। Based on the facts of the case scenario given above, choose the most appropriate answer to the following question. Let's see. What amount of income arising from activity A would constitute agricultural income in the hands of Mr. Kishan? Activity A से 100%, 3,60,000, 3,60,000. Option C is your answer. Option C is your answer, 3,60,000. ठीक है, Option C is your answer, 3,60,000. Option question number 2 देखो. What amount of income from activity B with respect of sale of cotton would constitute agricultural income or business income in the hands of Mr. Kishan? Sale of cotton के बारे में बात हो रही है, sale of cotton। तो जब हम sale of cotton के बारे में बात करेंगे तो ये वाली चीज आएगी। Sale of cotton में से अगर देखा जाए तो 262,500 is the agricultural income and 1,50,000 rupees is the business income, ठीक है। तो 150 is the business income, 175 is business income, 262,500 is agricultural income, ठीक है। 175 is agricultural income, 262,500 is agricultural income and 150 is business income। क्या पूछा क्या है? What amount of income from activity B with respect to, अच्छा sale of cotton पूछा है, I'm so sorry, sale of yarn नहीं पूछा है, sale of cotton पूछा है, sale of cotton, I'm very sorry। तो 40% कल्टीवेट करके बेच दिया था ना, ये था
ही ग्रोस कॉटन ऑन 3 acres लैंड, 40% ऑफ द कॉटन प्रोड्यूस इज सोल्ड। तो सेल ऑफ कॉटन वाली जो भी इनकम होगी उसमें कितना पोर्शन एग्रीकल्चरल होगा, वो तो पूरा का पूरा ही एग्रीकल्चरल होगा। तो ये इसके बारे में, ये 60% वाले के बारे में बात नहीं कर रहा है, ये 40% वाले के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहां पर पूरी 1,75,000 रुपीज इज द एग्रीकल्चरल इनकम। ठीक है, 1,75,000 रुपीज इज द एग्रीकल्चरल इनकम। ऑप्शन ए इज योर आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इज योर आंसर। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What amount of income from activity B with respect to sale of yarn constitutes agricultural income or and business income in the hands of Mr. Kishan? अब ये इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो एग्रीकल्चरल इनकम आएगी 260 to 500 की और बिजनेस इनकम आएगी 150 की। एग्रीकल्चरल इनकम आएगी 260 to 500 की एंड बिजनेस इनकम आएगी 1,50,000 रुपीज की। ऑप्शन बी इज योर आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी जो है ये आपका आंसर होगा। कहां गया? ऑप्शन बी इज योर आंसर। ऑप्शन बी इज योर आंसर। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। व्हाट अमाउंट ऑफ इनकम अराइजिंग फ्रॉम एक्टिविटी सी कॉन्स्टिट्यूट्स एग्रीकल्चरल इनकम और अदरवाइज इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर किशन? तो एक्टिविटी सी, अच्छा ये रही एक्टिविटी सी, इसमें से 90,000 एग्रीकल्चरल इनकम, 90,000 अदरवाइज। ठीक है, होल अमाउंट ऑफ 180 वुड बी एग्रीकल्चरल, नो। होल अमाउंट ऑफ बिजनेस 90,000 वुड बी एग्रीकल्चरल इनकम एंड 63,000 चार्जेबल टू टैक्स एज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अच्छा, लैंड मेजरिंग 1 acres, इसने तो लैंड दी है ना, इसने लैंड दी है, तो हाउस प्रॉपर्टी तो आ ही नहीं सकता। ये लैंड दी है इसने, हाउस प्रॉपर्टी थोड़ी दी है, तो ऑप्शन सी नहीं हो सकता आंसर इसका। होल अमाउंट ऑफ 1,80,000 रुपीज वुड बी एग्रीकल्चरल इनकम। होल अमाउंट ऑफ 1,80,000 रुपीज वुड बी एग्रीकल्चरल इनकम, नो। होल अमाउंट ऑफ 1,80,000 वुड नॉट बी एग्रीकल्चरल इनकम। Whole amount of 180 would be business income, no. 90,000 would be agricultural income and 63 is chargeable to tax as income from house property, ये भी नहीं। 90,000 would be agricultural income and 90,000 is chargeable to tax under the head income from other sources. Absolutely right. Option D is your answer. ठीक है, ऑप्शन डी जो है ये आपका आंसर है। ऑप्शन डी इज योर आंसर, ये भी हो गया। उसके बाद आप देखो क्वेश्चन नंबर 5। कंप्यूट ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर किशन फॉर प्रीवियस ईयर 24-25 अज्यूमिंग ही हैज नो अदर सोर्स ऑफ इनकम। तो ग्रॉस टोटल इनकम आपको निकालनी है। तो ग्रॉस टोटल इनकम कितनी आएगी? 1,50,000 प्लस 90,000। ग्रॉस टोटल इनकम तो यही आएगी। ठीक है, 1,50,000 इसकी बिजनेस इनकम और ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आएगी ना, IFOS 90,000 रुपए। ठीक है, तो 150 प्लस 90 कितना हो गया? देखो ये तो एग्रीकल्चरल है एग्जेम्प्ट, ये एग्रीकल्चरल एग्जेम्प्ट, ये एग्रीकल्चरल एग्जेम्प्ट, ये एग्रीकल्चरल एग्जेम्प्ट। तो ग्रॉस टोटल इनकम आपकी कितनी आएगी टैक्सेबल वाली? ये आएगी 1,50,000 प्लस 90,000 व्हिच ब्रिंग्स यू व्हाट? 2,40,000। 2,40,000। ऑप्शन ए इज योर आंसर। ऑप्शन ए इज योर आंसर। 2,40,000। ऑप्शन ए इज योर आंसर। ठीक है, आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। यस, आई होप ये सब लोगों के लिए एकदम क्लियर है। यस, तो आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और आओ नेक्स्ट केस बेस्ड एमसीक्यू पर हम लोग आते हैं। नेक्स्ट केस बेस्ड एमसीक्यू पर हम लोग यहां पर आ जाते हैं। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट केस बेस्ड एमसीक्यू ओवर हियर। आइए देखिए, देखो, मिस्टर राजेश शर्मा, एजेड 54 years, an Indian citizen, is working as an assistant manager in ABC India Limited. He is getting a basic salary of 58,000 rupees per month. He used to travel frequently out of India for his office work. Okay. He left India from Delhi airport on 5th October 2024 and returned to India on 2nd April 2025. All right. तो ये साल के बीच में देश छोड़कर देश के बाहर गया फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पसेस, तो ये कैटेगरी नंबर 2 में फॉल करेगा। कैटेगरी नंबर 2 में अगर फॉल करेगा तो इसको रेजिडेंट होने के लिए कम से कम 182 दिन इंडिया में रहना पड़ेगा। ठीक है, 5 अक्टूबर 2024 को ये इंडिया छोड़कर बाहर गया। तो ये अप्रैल, पूरे अप्रैल इंडिया में था, मई इंडिया में था, जून इंडिया में था, जुलाई इंडिया में था, अगस्त इंडिया में था, सितंबर इंडिया में था, अक्टूबर 4 अक्टूबर तक इंडिया में था, सॉरी 5 अक्टूबर तक इंडिया में था। 5 को छोड़ के गया ना तो 5 तारीख को भी काउंट करेंगे। 5 दिन अक्टूबर इंडिया में था, 188 डेज ये इंडिया में था। क्या बात है, ये 188 डेज इंडिया में था। तो अगर ये इंडिया में था तो हम लोग इसको क्या मानेंगे? हम लोग इसको रेजिडेंट बोलेंगे। अब ये ROR होगा या RNOR होगा वो डिपेंड करेगा। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल ये तो पता चल गया कि ये रेजिडेंट है। अभी फिलहाल ये पता चल गया ये रेजिडेंट है। अब देखो, फॉर प्रीवियस ईयर 24-25 फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर रेलेवेंट।
Dearness allowance 10% of the basic pay considered for retirement purposes. All right. Bonus 98,000. Medical allowance paid during previous year 24-25 amounting to 60,000 rupees. All right. He was also reimbursed medical bill of his mother amounting to 15,000 rupees. He was also transferred a laptop by the company for 15,000 rupees on 31st December 24. Laptop was acquired by the company on 1st October 21 for 1 lakh rupees. Company was charging depreciation at 31.666%, assuming useful life of the laptop is 3 years. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. He was also reimbursed salary of house servant of 4,000 rupees per month, professional tax paid by employer amounting to 2,400 rupees, 400 equity shares allotted by ABC India Limited at the rate of 250 rupees per share against fair market value of the share of 350 rupees on the date of exercise of option, short-term capital gain on sale of shares in May 2024 of listed company on which STT is paid amounting to 94,000. Mr. Rajesh has exercised the option to shift out of the default tax regime under section 115 BAC. क्या बात है, एकदम शानदार, पूरा का पूरा सैलरीज का एक क्वेश्चन आ गया यहाँ पर. ठीक है. All right. Based on the facts of the case scenario given above, choose the most appropriate answer to the following questions. What is Mr. Rajesh Sharma's residential status for assessment year 25-26? तो हम लोगों ने रेजिडेंट निकाला था. ROR या RNOR के लिए कोई और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं दी हुई है. पिछले 7 साल की या 10 साल की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है. Resident but can't determine resident or ordinarily resident or resident but not ordinarily resident from the given information. Option A is your answer. ठीक है. Clearly option A ही आपका आंसर हो जाएगा. तो option A is your answer. Next question, question number 2. What are his taxable perquisites for assessment year 25-26? ठीक है. What are his taxable perquisites for assessment year 25-26? आओ एक एक करके हम लोग taxable perquisites को कैलकुलेट करते हैं. Calculation of taxable perquisites. Calculation of taxable perquisites. Particulars रुपए. मेरा मन नहीं है इस वाले को रफ में ऐसे करने का, तो perquisites तो हम लोग यहां पर ऐसे कैलकुलेट कर ही लेते हैं साफ सुथरा बनाकर. ठीक है. perquisites हम लोग यहां पर कैलकुलेट कर लेते हैं साफ सुथरा बनाकर. ठीक है. ऑलराइट. तो सबसे पहले देखो क्या क्या होगा. बेसिक सैलरी, दिस इज नॉट टैक्सेबल perquisite. Dearness allowance, not a taxable perquisite. Bonus, not a taxable perquisite. Medical allowance है. He was also reimbursed medical bill of his mother amounting to 15,000 rupees. This is a taxable perquisite? Yes. तो reimbursement of medical bill of his mother. Mother's bill. मतलब रफ में कर रहे हैं ना, तो इसलिए रफ में भी फेर जैसा काम हो रहा है. ठीक है. तो ये हो गया, ये टैक्सेबल perquisite हो गई. उसके बाद ही वॉज ऑल्सो ट्रांसफर्ड अ लैपटॉप बाय द कंपनी फॉर 15,000 रुपीज. मतलब कंपनी ने इसको 15,000 रुपए में लैपटॉप बेचा. कंपनी ने इसको 15,000 रुपए में लैपटॉप बेचा. अब देखो, दो टाइप की perquisites के बारे में हम लोगों ने बात की थी. इट कुड बी यूज ऑफ मूवेबल एसेट्स या फिर ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट्स. तो यहां पर ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट्स है. अब इसमें अगर ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट्स होता है तो वैल्यू ऑफ perquisite कैसे कैलकुलेट की जाती है? अगर ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट्स होता है तो perquisite की वैल्यू ऐसे कैलकुलेट की जाती है कि आप पहले उस एसेट की WDV निकालते हो. और उस एसेट की WDV कैसे निकालते हो? बाय यूजिंग अ पर्टिकुलर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो कि सैलरीज हेड में मेंशन्ड है. ठीक है. कई सारे लोग इसमें डाउट पूछते हैं कि सर लैपटॉप पे तो 15% का डेप्रिसिएशन लगना चाहिए, कंपनी तो इतने का डेप्रिसिएशन लगा रही है, और आप जब अभी आंसर करोगे तो आप 50% का डेप्रिसिएशन लगाओगे. भाई क्योंकि सैलरीज हेड के अंदर ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट्स में ये वाला रेट मेंशन है कि अगर लैपटॉप ट्रांसफर हो रहा है तो फिर WDV निकाली जाएगी बाय अप्लाइंग द रेट ऑफ 50% डेप्रिसिएशन ऑन रिटन डाउन वैल्यू मेथड. ठीक है. अगर मोटर कार वगैरह ट्रांसफर की जाती है तो 20% होता है WDV मेथड में, और अगर मोटर कार के अलावा कोई भी और एसेट, मोटर कार और कंप्यूटर के अलावा कोई एसेट ट्रांसफर किया जाता है तो 10% स्ट्रेट लाइन मेथड के बेसिस पर ये रिटन डाउन वैल्यू कैलकुलेट की जाती है. ठीक है. ऑलराइट. तो अगर इस वाले पॉइंट में किसी को भी डाउट है ना तो आप एक बार रिवाइज करना. सैलरीज वाला रिविजन वाली जो सीरीज है उसमें से भी आप देख सकते हो, बाकी आप अपने नोट से भी एक बार चेक कर सकते हो. ठीक है. अब लैपटॉप इसको मिला है कितने में? 15,000 रुपए में इसको लैपटॉप मिला है. ठीक है. कंपनी ने 1 अक्टूबर 2021 को 1 लाख रुपए में लैपटॉप को अक्वायर किया था. तो लैपटॉप कॉस्ट टू कंपनी कब? ऑन 1 अक्टूबर 2021.
कितना आया ये आया आपका 1,00,000 रुपए, ये आ गया 1,00,000 रुपए। ठीक है, अब आप इसमें डेप्रिसिएशन लगाओगे कब से कब तक का, 1 अप्रैल 2021 से 1 अक्टूबर 2021 से 30 सितंबर 2022 तक का डेप्रिसिएशन लगाओगे। डेप्रिसिएशन लगेगा फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर, 50% के रेट से, तो 50,000, कितनी वैल्यू आई 50,000। इसमें से फिर आप डेप्रिसिएशन लगाओगे 1 अक्टूबर 2022 से लेकर 30 सितंबर 2023 तक 50% ऑफ 50,000, 50% ऑफ 50,000 कितना आएगा 25,000। कितनी वैल्यू आई 25,000 आई। अच्छा 23 दिसंबर कब ट्रांसफर, ये कब ट्रांसफर किया गया लैपटॉप, ये 31 दिसंबर 2024 को ट्रांसफर किया हुआ है, तो अभी 1 साल और डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, 1 साल का डेप्रिसिएशन और मिलेगा। लेस डेप्रिसिएशन 1 अक्टूबर 2023 से लेकर 30 सितंबर 2024, 50% ऑफ 25,000, दिस कम्स टू व्हाट 12,500। तो वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू आएगी 12,500। ठीक है, अब क्या और डेप्रिसिएशन हम लगा सकते हैं, नहीं, क्योंकि अभी एक और पूरा साल कंप्लीट नहीं होगा। 30 सितंबर 2024 तक का डेप्रिसिएशन लगाया, अभी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में तो ये लैपटॉप ट्रांसफर कर दिया, तो अभी हम और डेप्रिसिएशन इस पर नहीं लगा सकते। ठीक है, तो अभी WDVI 12,500, WDVI 12,500 परक्विजिट तब होती अगर इंप्लॉयर अपने इंप्लॉई से 12,500 से कम चार्ज करता, बट यहां इंप्लॉयर ने अपने इंप्लॉई से 15,000 रुपए चार्ज किए हैं, इंप्लॉयर ने अपने इंप्लॉई से 15,000 रुपए चार्ज किए, तो क्या यहां पर कोई परक्विजिट आएगी, परक्विजिट नहीं आएगी। परक्विजिट तो तब आती ना अगर इंप्लॉयर अपने इंप्लॉई से 12,500 रुपए से कम चार्ज करता, यहां तो ज्यादा चार्ज किया है, तो हम लोग यहां पर लिखेंगे लेस अमाउंट चार्ज्ड फ्रॉम एम्प्लॉई 15,000, तो परक्विजिट वैल्यू आपकी आई निल, परक्विजिट वैल्यू आएगी आपकी निल। उसके बाद नेक्स्ट परक्विजिट देखो क्या होगी, ही वाज आल्सो रीइंबर्स्ड सैलरी ऑफ हाउस सर्वेंट ऑफ 4,000 रुपीज पर मंथ, दिस इज क्लियरली अ परक्विजिट। तो सैलरी ऑफ हाउस सर्वेंट 4,000 इंटू 12, 48,000, 48,000। फिर देखो प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर अमाउंटिंग टू 2,400 रुपीज, क्या ये 2,400 रुपीज भी एक परक्विजिट है, ऑफ कोर्स ये परक्विजिट है। ठीक है, प्रोफेशनल टैक्स 2,400। उसके बाद देखो 400 equity shares allotted by ABC India Limited at the rate of 250 rupees per share against fair market value of share of 350 rupees on the date of exercise of option। तो जितने सस्ते में शेयर इसको मिल रहा है वो परक्विजिट वैल्यू हो गई, तो 350 माइनस 250 इंटू 400 पर शेयर इसको कितने सस्ते में मिल रहा है, 100 रुपए सस्ते में मिल रहा है। ठीक है, पर शेयर इसको 100 रुपए सस्ते में मिल रहा है, राइट। 250 पर शेयर, 250 रुपीज पर शेयर में इसको शेयर्स अलॉट कर दिए गए, मार्केट वैल्यू 350 रुपीज पर शेयर है, तो 100 रुपए का जो डिफरेंस है वही परक्विजिट वैल्यू हो जाएगी। और 400 शेयर्स मिल रहे हैं तो 400 इंटू 100 40,000। और क्या परक्विजिट है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, दिस इज नॉट अ परक्विजिट। चलो परक्विजिट्स हम लोगों की आकर यहां पर कंप्लीट हो जाती हैं। ठीक है, यहां पर परक्विजिट्स हम लोगों की कंप्लीट हो जाती हैं। तो कितना आया ये 15,000 प्लस 48,000 प्लस 2,400 प्लस 40,000, दिस इज 105,400, दिस इज द वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स। ठीक है, 105,400, दिस इज द वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स। ठीक है, अगर इस वाले में किसी को कोई भी डाउट है ना तो आप लोगों को एक बार प्लीज सैलरीज का रिवीजन सीरीज वाला लेक्चर देख लेना, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये परक्विजिट्स वाली जो चीज है स्पेशली ये लैपटॉप के ट्रांसफर वाली इसी में होगा बस। ठीक है, तो इसको आप लोग देख सकते हो। तो 105,400 ये आएगा आपका 105,400। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी 105,400। ठीक है, आप इसको देख सकते हो, ये सब कुछ सॉल्व करके यहां पर दिया भी हुआ है, वेरी नाइस। क्वेश्चन नंबर 3 देखो,
व्हाट इज द इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरीज इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर राजेश शर्मा फॉर असेसमेंट ईयर 25-26। बहुत चालाक हैं ये लोग, ठीक है। तो अभी देखो सैलरी इनकम निकालते हैं हम लोग। सैलरी इनकम, पहली बात तो बेसिक सैलरी 58,000 मिल रही थी, 58 इंटू 12 है ना। बेसिक सैलरी मिल रही थी इनको 58,000 रुपीज, तो 58 इंटू 12 कितना आ गया, 696,000। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ही यूज्ड टू ट्रैवल फ्रीक्वेंटली आउट ऑफ इंडिया, ये सब हो गया। डियरनेस अलाउंस 10% ऑफ द बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस 10%, तो आ जाएगा 69,600। डियरनेस अलाउंसेस दिस 69,600। उसके बाद देखो बोनस 98,000, बोनस 98,000। उसके बाद देखो मेडिकल अलाउंस पेड 60,000, तो मेडिकल अलाउंस कंप्लीटली टैक्सेबल हो जाएगा। मेडिकल अलाउंस कितना, मेडिकल अलाउंस 60,000, मेडिकल अलाउंस 60,000 पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। अच्छा ये मेडिकल बिल, ये पर्क्विजिट्स में आ गया, 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 ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, पर्क्विजिट्स वाली जो वैल्यू है 1,05,400 रुपीज वो यहां पर ले लेता हूं। पर्क्विजिट्स 1,05,400 रुपीज, 1,05,400 रुपीज बस। बाकी तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और ये सारी चीजें। तो टोटल आपकी ग्रॉस सैलरी कितनी आई, ग्रॉस सैलरी आपकी आएगी 696 प्लस 69,600 प्लस 98,000 प्लस 60,000 प्लस 105,400, ये आएगी 10,29,000, ठीक है। ये आएगी 10,29,000। न्यू स्कीम में, ओल्ड स्कीम में, शिफ्ट आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। ओल्ड स्कीम में तो स्टैंडर्ड डिडक्शन इसको मिलेगा 50,000 रुपए का, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए का मिलेगा। और जो ये प्रोफेशनल टैक्स पे किया है ना 2,400 रुपए का एम्प्लॉयर ने, ये जो प्रोफेशनल टैक्स पे किया है इसका भी डिडक्शन मिल जाएगा, तो 2,400 का इसका भी डिडक्शन यहां पर मिल जाएगा। तो टोटल आपको 52,400 रुपीज का डिडक्शन मिल जाएगा। तो 10,29,000 रुपीज में से 52,400 रुपीज का आपका रिडक्शन मिलेगा, दिस विल बी 976,600, ठीक है। दिस विल बी 976,600, 9,76,600 ये आपकी सैलरी इनकम आएगी। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, यस। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आया ऑप्शन ए, 976,600। उसके बाद देखो द टोटल टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर राजेश शर्मा फॉर असेसमेंट ईयर 25-26। टोटल टैक्स लाइबिलिटी, ओके, टोटल टैक्स लाइबिलिटी आप लोगों से पूछी हुई है, ठीक है, फॉर असेसमेंट ईयर 25-26, ठीक। आइए देखिए, तो अब यहां पर क्या हुआ कि एक तो हमारी सैलरी इनकम आई, एक तो हमारी सैलरी इनकम आई, एक तो हम लोगों की सैलरी इनकम आई, सैलरी इनकम आई 976,600, ठीक है। और एक आए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स इन May 2024 ऑफ लिस्टेड कंपनी ऑन विच एसटीटी इज पेड अमाउंटिंग टू 94,000 रुपीज। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आए आपके 111A वाले हैं, ये 111A वाले हैं 94,000, STCG आ रहा है आपका 94,000 रुपीज का, ठीक है। अब यहां 111A में तो अमेंडमेंट आया हुआ है, ठीक है ना, 111A में अमेंडमेंट आया हुआ है। तो अब यहां पर 111A में 15% के रेट से टैक्स लगाएंगे या 20% के रेट से टैक्स लगाएंगे। तो देखो क्योंकि ट्रांसफर यहां पर मई 2024 में हुआ है, यानी 23 जुलाई 2024 के पहले हुआ है, तो इस पर 15% के रेट से टैक्स लगेगा, 20% के रेट से इस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो हमारी जो टोटल इनकम है वो कितनी आ रही है, हमारी टोटल इनकम आ रही है 976,600 प्लस 94,000, दिस इज 10,70,000, ठीक है। अब इसमें टैक्स लाइबिलिटी अगर देखें तो ये जो 94,000 रुपए है इस पे 15% के रेट से टैक्स लगेगा, एंड दिस विल बी 14,100। और ये जो 976,600 है इस पे आपका नॉर्मल स्लैब रेट से टैक्स लग जाएगा। तो जीरो से 2.5 नील,
2.5 से 5 12,500, ये जो आपका 976,600 है इस पर लगेगा 0 से 2.5 12,500, 2.5 से 5 1 लाख और 5 के ऊपर 10 तक 20% के रेट से ना, तो 976,600 माइनस 5 लाख, ये 20%, तो वी हैव 95,320, इसको ऐड करेंगे 12,500 प्लस 1 लाख प्लस 95,320, ये आया 207,820, तो 207,820 और ये 14,100, ये आया आपका टोटल। इसमें हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाओ तो 230,796, ठीक है, 230,796 ये आपका आंसर आएगा। आई थिंक मैंने कुछ तो गड़बड़ी की है, ज्यादा आ रहा है शायद। 0 से 2.5 नील, 2.5 से 5 ये गड़बड़ आ गया, ये गड़बड़ आ गया, ठीक है, 976,600 गड़बड़ आ गया। 0 से 2.5 नील, 2.5 से 5 12,500, 2.5 से 5 12,500 और फिर 5 से 10 20%, तो यहां तो ये आ जाएगा 976,600 माइनस 5 लाख रुपए का 20%, दिस इज 876,600। ऐसे कैसे आ सकता है? 976,600 माइनस 5 लाख रुपीज, ये आया, इसका 20% ये आएगा ना 95,320, भाई साहब 95,320 प्लस 12,500, दिस इज 107,820, इस बस ये आ गया 107,820, तो दिस प्लस दिस ये आ गया 121,920, इसका इंटू 1.04, फाइनल वैल्यू आपकी आई 126,796, तो ये आ जाएगा 126,800, दिस विल बी 126,800, राउंड ऑफ होकर आ जाएगा 126,800, ठीक है, राउंड ऑफ होकर हमारे पास ये आ जाएगा 126,800, 126,800 राउंड ऑफ होके आ गया 126,800, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया ऑप्शन ए, राउंड ऑफ होकर आ गया 126,800, डन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं what would be the total tax liability of Mr. Rajesh Sharma for assessment year 25-26 if he does not exercise the option of shifting out of the default tax regime under section 115 BSE and pays tax under the default tax regime under section 115 BSE, ठीक है, तो अगर ये डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में देता है तो फिर क्या होगा? अगर ये डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में देता है तो बाकी इसकी जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो तो इतना ही रहेगा 94,000, और जो इसकी सैलरी इनकम है, सैलरी इनकम में क्या हो जाएगा? बेसिक एज इट इज रहेगा, डीएनएस अलाउंस एज इट इज रहेगा, बोनस एज इट इज रहेगा, मेडिकल अलाउंस एज इट इज रहेगा, परक्विजिट्स एज इट इज रहेंगे, लेकिन यहां पर आपको 75,000 रुपीज का रिडक्शन मिलेगा और यहां पर आपको कोई इसका प्रोफेशनल टैक्स का कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो 75,000 रुपीज का यहां पर आपको डिडक्शन जब मिलेगा तो उसके बाद जो आपकी सैलरी इनकम आएगी वो कितनी रह जाएगी? 10,29,000 माइनस 75,000, तो दिस विल रिमेन 9,54,000, जो आपकी सैलरी इनकम है वो 9,54,000 रुपीज रह जाएगी, ठीक है। तो अब यहां पर जो आपकी टोटल इनकम आएगी तो वो आ जाएगी 9,54,000 प्लस जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 94,000 का, वो एज इट इज, ठीक है। अब 94,000 रुपीज पर क्या टैक्स लगेगा? यही 14,100, ठीक है, और इस पर लगेगा स्लैब। स्लैब न्यू स्कीम में क्या स्लैब है? 0 से 3 नील, 3 से 7 5%, 3 से 7 5%, तो 7 लाख माइनस 3 लाख 5%, यह आया आपका 20,000, ठीक है। फिर 7 से 10 10%, तो 7 से 10 ये कितना है? 9,54,000, 9,54,000 माइनस 7 लाख, इस पर लगेगा 10% के रेट से 25,400, ठीक है, ये लग जाएगा आपका 25,400। आई होप ये वाली बात आपको समझ में आ रही है। टोटल आ जाएगा 45,400, तो दिस इज 14,100 प्लस 45,400 इंटू 1.04, ये आएगा 61,880। 1.04 आपको समझ में आ रहा है ना क्यों कर रहा हूं? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ठीक है, 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जोड़ के उसके बाद मतलब लगा के उसके बाद जोड़ना, इससे बढ़िया 1.04 कर दिया सीधा, तो ये आ गया 61,880, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आ गया ऑप्शन डी, विच इज 61,880। 61,880। आई होप ये वाली बात आप सबको समझ में आ रही है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया हम लोगों को। डीटी के काफी सारे हमने 4 केस सिनेरियोस कर लिए इनकम टैक्स के। अब कुछ केस सिनेरियोस हम लोग जीएसटी के कर लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग कुछ केस सिनेरियोस जीएसटी के कर लेंगे, बाकी जो इनकम टैक्स के केस सिनेरियोस होंगे उनको हम लोग फिर बाद में देखेंगे। आई एम वेरी सॉरी। ठीक है, तो जो बाकी के केस सिनेरियोस होंगे उनको हम लोग फिर बाद में देख लेंगे। ठीक है सर, तो अभी हम लोग जीएसटी के केस बेस्ड एमसीक्यूज पर आ गए। देखो, केस सिनेरियो नंबर 1, मानवता का ट्रस्ट। ठीक है, केस सिनेरियो नंबर 1 ये है हमारे पास मानवता का ट्रस्ट। आइए देखिए मानवता के ट्रस्ट ने क्या बोला। मानवता का ट्रस्ट क्या है, आओ इसको देखते हैं। मानवता ट्रस्ट इज अ चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, मानवता का ट्रस्ट चैरिटेबल ट्रस्ट है, 12AB में रजिस्टर्ड है। आपने अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, आप लोग फटाफट से वीडियो को कर दीजिए लाइक। ठीक, द ट्रस्ट इज वेल नोन फॉर इट्स एजुकेशनल, चैरिटेबल एंड रिलीजियस एक्टिविटीज। ट्रस्ट काफी नामी गिरामी है अपनी एजुकेशनल, चैरिटेबल और रिलीजियस एक्टिविटीज के लिए। The trust became liable to registration under GST in the current financial year since it exceeded the threshold limit for registration and thus registered in the state of Gujarat in the month of May। बहुत ही अच्छी बात है। ट्रस्ट की जो थ्रेशोल्ड लिमिट थी वो एक्सीड हो गई, तो उसने गुजरात में अपने आप को रजिस्टर करवा लिया। इन द मंथ ऑफ जून, अच्छा मई में रजिस्टर हो गया। अब जून में क्या हुआ, अ मल्टीनेशनल कंपनी Dhruv Tara Limited gifted 500 laptops worth 50 lakh rupees to the trust free of cost for charitable purposes without any intention of seeking any benefit by way of business promotion from such activity। तो अब ध्रुव तारा ने क्या किया, ध्रुव तारा ने इसको 50 लाख रुपए के लैपटॉप ऐसे गिफ्ट कर दिया और ध्रुव तारा ने कहा नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें आपकी तरफ से कोई प्रमोशनल एक्टिविटी नहीं चाहिए, बस हम कुछ करना चाहते हैं। ठीक, The trust distributed these laptops for free of cost in the same month to the deprived students for assisting them in their higher studies। ट्रस्ट ने क्या किया, बच्चों को वो लैपटॉप्स बांट दिए। The trust also runs a higher secondary school in the name of मानवता Higher Secondary School in the state of Gujarat। तो ट्रस्ट जो है वो स्कूल भी चलाता है। In the month of July, the trust availed security personnel services from Perfect Security Solutions Gujarat, a proprietorship concern for security of school premises for a consideration of 2 lakh rupees। तो अभी ट्रस्ट ने क्या किया, अपने स्कूल के लिए सिक्योरिटी सर्विसेज भी ली। ठीक, It also received legal consultancy services from Maya and Company, a firm of advocates for the issues relating to the said school for 1,20,000 rupees in the same month। इसने legal services भी ली lawyers से। The trust furnishes the following information regarding expenses incurred by it in the month of August, all transactions being interstate। All right, services received and used for supplying taxable outward supplies 3,50,000। Catering services received for students of Manavta Higher Secondary School 2 lakh rupees। Bus purchase with seating capacity of 25 persons including driver 10,50,000 rupees। Bus was delivered in the first week of September। The trust provided the following information in respect of the services provided by it during the month of August। It runs an age-old home for citizens of aged 65 years or more। Nominal monthly charges of 15,000 rupees for boarding, lodging and maintenance are charged from each member। The total number of members is 20। Okay. It rents out a community hall situated within the precincts of a temple managed by it on 15th of August for a religious function in the first half for 5,000 rupees and for an art exhibition in the second half for 6,000 rupees। It rents out rooms in the precincts of the said temple to devotees for a rent of 950 rupees per room per day। Total rent collected in August amounts to 35,000 rupees। Total rent collected in the month of August amounts to 35,000 rupees। All right. All the figures given above are exclusive of taxes wherever applicable। Aggregate turnover for the trust for the preceding financial year was 15 lakh rupees। All the conditions necessary for availment of ITC are fulfilled subject to the information given। Trust intends to avail exemption from GST wherever applicable।
Based on the facts of the case scenario given above, choose the most appropriate answer to question numbers 1 to 5. बहुत बढ़िया। पूरा कच्चा चिट्ठा आपके सामने ट्रस्ट का खोल दिया गया है और अब आपसे बोला है कि अब सवालों का जवाब दीजिए। तो एक तरह से ट्रस्ट ने आकर अपनी पूरी सिचुएशन बता दी। अब ट्रस्ट आपसे सवाल पूछ रहा है, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ट्रस्ट आपका क्लाइंट है। देखो, Which of the following activities of the trust does not amount to supply under the GST law? ट्रस्ट की कौन सी एक्टिविटी जीएसटी लॉ में सप्लाई नहीं मानी जाती है? ठीक है, देखो, फ्री लैपटॉप्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू डिप्राइव्ड स्टूडेंट्स, फ्री लैपटॉप्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू डिप्राइव्ड स्टूडेंट्स। अब ये फ्री लैपटॉप्स किया, ठीक है, क्या ट्रस्ट की अपनी बिजनेस एक्टिविटी के थ्रू किया? क्या ट्रस्ट की अपनी बिजनेस एक्टिविटी की वजह से किया? मतलब ट्रस्ट का तो अपना काम ही है, लेकिन ट्रस्ट ने कोई कंसिडरेशन नहीं ली, ट्रस्ट ने कोई कंसिडरेशन नहीं ली। तो फ्री लैपटॉप्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू डिप्राइव्ड स्टूडेंट्स इज एन एक्टिविटी which does not amount to supply। ठीक है, बोर्डिंग लॉजिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ सीनियर सिटीजंस बाय ओल्ड एज होम रन बाय द ट्रस्ट, ये सप्लाई है। एग्जेम्प्ट है वो एक अलग बात है, एक स्पेसिफिक लिमिट तक एग्जेम्प्ट है वो एक अलग बात है, लेकिन सप्लाई तो है। रेंटिंग ऑफ कम्युनिटी हॉल सिचुएटेड विद इन द प्रीसिंक्ट्स ऑफ टेंपल मैनेज्ड बाय द ट्रस्ट, ये भी सप्लाई है, ये भी सप्लाई है। एक लिमिट तक एग्जेम्प्ट है वो एक अलग बात है। रेंटिंग ऑफ रूम्स इन द प्रीसिंक्ट्स ऑफ टेंपल मैनेज्ड बाय द ट्रस्ट, ये भी सप्लाई है, एक लिमिट तक एग्जेम्प्ट है वो एक अलग बात है। ठीक है, तो सिर्फ तो ऑप्शन ए ही एक ऐसी एक्टिविटी है जो सप्लाई नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए ही एक ऐसी एक्टिविटी है जो सप्लाई नहीं है। ऑलराइट, दूसरा देखो, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज पेबल बाय द ट्रस्ट अंडर रिवर्स चार्ज फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। अब हमें इनवर्ड टैक्स की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, हमें इनवर्ड टैक्स की वैल्यूज को कैलकुलेट करना है जिन पे ट्रस्ट को रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करना पड़ेगा। ठीक, अभी आओ देखो इधर, ट्रस्ट ने कौन कौन सी सर्विसेज इनकर की हैं, इनवर्ड ली हैं। सर्विसेज रिसीव्ड एंड यूज्ड फॉर सप्लाइंग टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाईज 3,50,000, क्या इस पर रिवर्स चार्ज में इसको जीएसटी पे करना पड़ेगा? नहीं। केटरिंग सर्विसेज रिसीव्ड फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑफ मानवता हायर सेकेंडरी स्कूल, अगर स्कूल के लिए आप केटरिंग सर्विसेज लेते हो तो वो एग्जेम्प्ट होता है, तो क्या इसमें रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करना पड़ेगा? नहीं, इसमें भी रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे नहीं करना। ठीक है, बस परचेज विद सीटिंग कैपेसिटी ऑफ 25 पर्सन्स इंक्लूडिंग ड्राइवर 10,50,000 रुपीज, क्या इस पर रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करना पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, इस पर जीएसटी रिवर्स चार्ज में बिल्कुल भी नहीं पे करना पड़ेगा। ठीक है, और भी कुछ है क्या? एक कोई मैंने देखा था कि लॉयर वॉयर वाली भी सर्विसेज इसने ली भी थी। हाँ, ये सब भी तो लिया है इसने, ये देखो ये लिया है। द ट्रस्ट अवेल सिक्योरिटी पर्सनल सर्विसेज फ्रॉम परफेक्ट सिक्योरिटी सॉल्यूशंस गुजरात, अ प्रोप्राइटरशिप कंसर्न। अच्छा, सिक्योरिटी सर्विसेज ली, अगर ट्रस्ट ने सिक्योरिटी सर्विसेज ली अपने स्कूल के लिए फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द स्कूल प्रेमिसेस फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ 2 लाख रुपीज, तो स्कूल के प्रेमिसेस के लिए अगर ट्रस्ट ने सिक्योरिटी सर्विसेज ली तो क्या इस पर रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करना पड़ेगा? भाई ये तो एग्जेम्प्ट है। ठीक है, फॉरवर्ड चार्ज भी नहीं लगेगा। अब इट ऑल्सो रिसीव्ड लीगल कंसल्टेंसी सर्विसेज फ्रॉम माया एंड कंपनी, a firm of advocates for issues relating to the said school for 1,20,000 rupees in the same month। अब आप मुझे बताओ, क्या इस पर लीगल सर्विसेज पर, क्या लीगल सर्विसेज पर इस ट्रस्ट को रिवर्स चार्ज में जीएसटी देना पड़ेगा? हम लोगों ने रिवर्स चार्ज वाले चैप्टर में पढ़ा था कि अगर एडवोकेट्स अपनी सर्विसेज देते हैं, अगर एडवोकेट्स अपनी सर्विसेज देते हैं बिजनेस एंटिटीज को, तो बिजनेस एंटिटीज को रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करना पड़ेगा। भाई साहब, ये एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, सेक्शन 12AB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है। तो ट्रस्ट ने भले ही लॉयर्स से एडवोकेट वाली लीगल वाली सर्विसेज ली, लेकिन क्या इसको रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करना पड़ेगा? नहीं। लेकिन अगर मान लो यहीं पर ये एक बिजनेस एंटिटी होती, अगर मान लो ये ट्रस्ट के बजाय एक बिजनेस एंटिटी होती, तो इस 1,20,000 रुपए के ऊपर जीएसटी कैलकुलेट करना पड़ता और उस बिजनेस एंटिटी को रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करना पड़ता। तो कुल मिलाकर क्या यहां पर अभी इस ट्रस्ट को किसी भी सर्विस पर, किसी भी गुड्स पर, किसी भी टाइप की इनवर्ड सप्लाई पर रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करना है? द आंसर इज नो। ठीक है, द आंसर इज नो, नील। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या आ जाएगा? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ जाएगा नील। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ जाएगा नील। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या है?
कंप्यूट द वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई मेड बाय द ट्रस्ट फॉर द मंथ ऑफ ऑगस्ट। अच्छा, ट्रस्ट ने जो जो सप्लाईज किए हैं उनमें से कितना एग्जेम्प्ट है उसके बारे में बात करेंगे। तो जो चैरिटेबल सर्विसेज में हम लोगों ने बात की थी, तो उसमें क्या क्या सप्लाईज एग्जेम्प्ट है, जो ट्रस्ट दे रहा है उनमें से क्या क्या एग्जेम्प्ट है उसके बारे में हम लोग यहां पर बात करेंगे। तो देखो देखो ये सब तो इसने फ्री में गिफ्ट किया, ये इसने सिक्योरिटी सर्विसेज ली, ये इसने लॉयर की सर्विसेज ली, एक्सपेंसेस इनकर किए इसने, ये सारे एक्सपेंसेस इनकर किए हैं, ठीक है। फिर प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ ऑगस्ट। ऑलराइट, it runs an old age home for citizens aged 65 years or more. Nominal monthly charges of 15,000 रुपए for boarding, lodging and maintenance are charged from each member. Total number of members is 20. Okay. तो अगर 25,000 रुपए से कम का चार्जेस ले रहा है, 25,000 रुपए मंथली चार्जेस से कम ले रहा है, तो फिर ये एग्जेम्प्ट होता है, ठीक है। तो यहां पर हम लोगों ने बात की थी कि अगर आप 65 इयर्स या उससे ऊपर के लोगों के लिए बोर्डिंग, लॉजिंग, मेंटेनेंस के चार्जेस मिलाकर मंथली 25,000 से कम ले रहे हो, तो फिर वो एग्जेम्प्ट है। ये यहां पर 15,000 के चार्जेस ले रहे हैं, तो क्लियरली एग्जेम्प्ट है। तो 15,000 इंटू 20 कितनी आ गई वैल्यू टोटल? 15,000 इंटू 20 टोटल वैल्यू आ गई 3 लाख। तो ये 3 लाख रुपए एग्जेम्प्ट है, ठीक है। It rents out a community hall situated within the precincts of a temple managed by it on 15th of August for religious function in the first half for 5,000 and for an art exhibition in the second half of 6,000 rupees। ठीक है। अब यहां पर क्या है कि ये अगर सिर्फ रिलीजियस पर्पस के लिए दिया जाता, अगर ये वाला जो कम्युनिटी हॉल है अगर ये सिर्फ रिलीजियस पर्पस के लिए दिया जाता, तो फिर 10,000 से कम का अगर रेंट होता तो फिर ये एग्जेम्प्ट होता, ठीक है। यहां पर द थिंग इज कि ये रिलीजियस और एग्जीबिशन दोनों पर्पसेस के लिए दिया जा रहा है। अब ये फर्स्ट हाफ हो सेकंड हाफ हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां पर रिलीजियस और एग्जीबिशन दोनों पर्पसेस के लिए दिया जा रहा है, ठीक है। यहां पर रिलीजियस और एग्जेम्पशन, रिलीजियस और आर्ट एग्जीबिशन दोनों पर्पसेस के लिए दिया जा रहा है। पहली बात तो यहां पर एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। दूसरी बात, जो टोटल रेंट लिया जा रहा है एक दिन का वो 11,000 हो जा रहा है, ठीक है। तो ये 11,000 पे भी कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, तो इसमें कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, it rents out the rooms in the precincts of the said temple to devotees for a rent of 950 rupees per room per day। तो अगर 1,000 रुपए से ज्यादा नहीं होता रूम का चार्ज तो ये भी एग्जेम्प्ट हो जाता है। तो यहां पर 950 रुपए पर रूम का चार्ज लिया जा रहा है, तो ये एग्जेम्प्ट है। टोटल रेंट कलेक्टेड इन ऑगस्ट अमाउंट्स टू 35,000 रुपीज, तो ये 35,000 भी एग्जेम्प्ट होगा। तो 3 लाख रुपए का एग्जेम्पशन ये प्लस 35,000 रुपए का ये, तो ये आ जाएगा 3,35,000 रुपीज, ठीक है। टोटल एग्जेम्पशन कितना होगा? टोटल एग्जेम्पशन होगा 3,35,000 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, 3,35,000 रुपीज। ऑप्शन सी इज योर आंसर, ठीक है। ऑप्शन सी जो है ये आपका आंसर आएगा। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? कंप्यूट द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई मेड बाय द ट्रस्ट फॉर द मंथ ऑफ ऑगस्ट। टैक्सेबल सप्लाई, ठीक है, टैक्सेबल सप्लाई, ओके। तो देखो ये जो ओल्ड एज होम है ये तो निल है, ये वाला जो 11,000 रुपए यही टैक्सेबल है, ठीक है। ये जो 11,000 रुपए यही टैक्सेबल है, और ये जो रेंटिंग वाला है ये भी निल है। तो टैक्सेबल सप्लाई तो बस ये 11,000 रुपए की आएगी, और क्या? टैक्सेबल सप्लाई तो बस ये 11,000 रुपए की आएगी। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, determine the amount of ITC that can be credited to electronic credit ledger of the trust in the month of August assuming the rate to be 18%, ठीक है। कितने का ITC मिलेगा इसको? कितने का इसको ITC मिलेगा? आओ देखो कितना सामान इसने खरीदा फॉर प्रोवाइडिंग आउटवर्ड सप्लाईज। द ट्रस्ट फर्निश्ड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय इट इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट, ऑल ट्रांजैक्शंस बीइंग इंटरस्टेट, ठीक है। तो देखो सर्विसेज रिसीव्ड एंड यूज्ड फॉर सप्लाइंग टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाईज 3.5 लाख रुपए। तो इस पर जो भी 18% का GST इसने दिया होगा उसका इसको ITC मिल जाएगा। 3.5 लाख रुपए की सर्विसेज इसने ली, 18% का GST पे किया, 63,000 रुपीज का इसको ITC मिल जाएगा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट करने के लिए। केटरिंग सर्विसेज रिसीव्ड फॉर स्टूडेंट्स ऑफ मानवता हायर सेकेंडरी स्कूल 2 लाख रुपए। इस 2 लाख रुपए पर जो GST इसने पे किया होगा, इस 2 लाख रुपए पर जो इसने GST पे किया होगा, क्या कुछ GST पे किया होगा? नहीं, इस 2 लाख रुपए पर इसने कोई GST नहीं पे किया होगा, क्योंकि ये वाली सर्विसेज एग्जेम्प्ट होती हैं,
ठीक है, ये वाली सर्विसेज एग्जेम्प्ट होती हैं। तो जहां से भी इसने केटरिंग सर्विसेज ली होंगी अपने स्कूल के लिए, उन लोगों ने मानवता ट्रस्ट से जीएसटी चार्ज ही नहीं किया होगा। अगर आप स्कूल वगैरह को कोई ये वाली केटरिंग वाली सर्विसेज देते हो तो ये एग्जेम्प्ट होता है ना। तो मानवता ट्रस्ट ने जहां से भी केटरिंग वाली सर्विसेज ली, वो लोग सप्लाई कर रहे हैं सर्विसेज एक स्कूल को केटरिंग वाली, तो उनके लिए एग्जेम्प्ट सप्लाई है। तो वो मानवता ट्रस्ट से जीएसटी लेंगे नहीं, मानवता ट्रस्ट से जीएसटी नहीं लेंगे तो मानवता ट्रस्ट उसका आईटीसी कैसे लेगा, क्रेडिट कैसे लेगा, नहीं होगा। बस परचेज विद सीटिंग कैपेसिटी ऑफ 25% इंक्लूडिंग ड्राइवर 10,50,000 रुपए, इस पर जीएसटी का क्रेडिट आपको मिल जाएगा। 10,50,000 रुपए पर जो 18% का जीएसटी आपने दिया होगा 1,89,000 रुपीज का, उसका जीएसटी आपको, उसका क्रेडिट आपको मिल जाएगा। तो टोटल आपको 2,50,000 रुपीज का मिलेगा। ठीक है, लेकिन मजे की बात पता है क्या है? मजे की बात यह है कि बस वॉज डिलीवर्ड इन द फर्स्ट वीक ऑफ सेप्टेंबर। बस वॉज डिलीवर्ड इन द फर्स्ट वीक ऑफ सेप्टेंबर। सेक्शन 16 की एक एलिजिबिलिटी कंडीशन होती है कि आपको जीएसटी का क्रेडिट तभी मिलेगा, आपको आईटीसी तभी मिलेगा अगर आपके पास गुड्स रिसीव हो चुके हैं। तो हम बात कर रहे हैं मंथ ऑफ अगस्त की, हम अगस्त महीने की बात कर रहे हैं। आपने बस खरीद तो ली, लेकिन बस आपको मिली कब? आपको बस मिली सितंबर में। तो आपको इसका क्रेडिट, जो बस खरीदने पर आपने जीएसटी पे किया, उसका क्रेडिट आपको सितंबर में मिलेगा, अगस्त में नहीं मिलेगा। तो अगस्त में सिर्फ इस 63,000 रुपीज का ही आपको क्रेडिट मिलेगा। ठीक है, अगस्त में आपको सिर्फ इस 63,000 रुपीज का क्रेडिट मिलेगा। इन द मंथ ऑफ अगस्त पूछा है ना, तो सिर्फ 63,000 रुपीज का एक क्रेडिट यहां पर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, 63,000 रुपीज का क्रेडिट आपको यहां पर मिल जाएगा। क्या ये बात अब सबको समझ में आ रही है? यस, क्लियर है एवरीवन? बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही उम्दा। आओ सर, देखते हैं अगला केस बेस्ड एमसीक्यू, अगला केस सिनेरियो हम लोग यहां पर देखते हैं। देखो अगला केस सिनेरियो देखो। Bali Bells Limited, here and after referred as Bali Bells, a private limited company registered in Chennai, Tamil Nadu, provides the following outward supplies in the month of September. ठीक है, ये सितंबर महीने में ये वाली आउटवर्ड सप्लाईज देती हैं। इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाईज 40 लाख टैक्सेबल है, 15 लाख एग्जेम्प्ट है। सॉरी, ये इंट्रा था। इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाईज 30 लाख टैक्सेबल है, 10 लाख एग्जेम्प्ट है। Bali Bells Limited sold land for 2 lakh rupees. 2 crore rupees. Okay. Bali Bells Limited sold land for 2 crore rupees excluding GST in the month of September. Bali Bells purchased one heavy steel machinery in the month of September for 1 lakh rupees excluding GST of 18%. Bali Bells capitalized the value of machinery along with GST paid on the same in its books of accounts and claimed depreciation on such capitalized value as per Income Tax Act 1961. Apart from this, a tax invoice dated 25 July of the previous financial year with respect to an inward supply of 50,000 rupees excluding GST at 18%, the company has not availed the ITC yet. Bali Bells made a supply during the November, details of which are as follows. Basic price of the product before TCS under the Income Tax Act 1961 is 45,000 rupees. Tax collected at source under the Income Tax Act 1961 is 2,500 rupees. It received a subsidy of 3,500 rupees from Bharat Foundation Private Limited for usage of green energy, and the subsidy was linked to the units of energy saved and not for the aforesaid product. Bali Bells has not furnished its annual return for the preceding financial year till the end of the November and will furnish it in the month of December of the current financial year. Assume that there is no other outward or inward supply transaction apart from the aforesaid transactions in the months of September, October and November. All the amounts given above are exclusive of taxes unless otherwise specified. चलो ठीक है, देखने से थोड़ा सा डरावना सा लगता है, लेकिन कोई बात नहीं। आओ देखते हैं सवाल क्या पूछ रहा है ये। ठीक है, based on the facts of the case scenario given above, choose the most appropriate answer to question numbers 1 to 4 below. Determine the aggregate turnover of Bali Bells for the month of September. एग्रीगेट टर्नओवर हम लोगों को फाइंड आउट करना है बाली बेल का। ओके, सितंबर के लिए एग्रीगेट टर्नओवर फाइंड आउट करना है, तो सब कुछ ही आएगा, टैक्सेबल एग्जेम्प्ट वगैरह सब आएगा, इंट्रा स्टेट इंटरस्टेट सब कुछ आ जाएगा। तो एग्रीगेट टर्नओवर विल बी वेरी सिंपल, 40 lakhs प्लस 30 lakhs प्लस 15 lakhs प्लस 10 lakhs, कितना आया? 95 लाख रुपीस आ गया। ठीक है, तो हमारे पास टोटल कितना आ गया? टोटल एग्रीगेट वैल्यू कितनी आ गई? एग्रीगेट वैल्यू आ गई हम लोगों के पास 95 लाख रुपीस की। ठीक है, एग्रीगेट वैल्यू इज 95 लाख रुपीस। डन, एग्रीगेट वैल्यू इज 95 लाख रुपीस। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 90।
ये लास्ट केस बेस्ड एमसीक्यू करेंगे फिर अभी आज, क्योंकि अब बोला नहीं जा पा रहा है। ठीक है, बाकी केस बेस्ड एमसीक्यूज मैं धीरे धीरे रिकॉर्ड करके आप लोगों के साथ देता रहूंगा, शेयर करता रहूंगा। ओके तो 95 लाख रुपीस का एग्रीगेट टर्नओवर ही आ गया। नेक्स्ट, Bali Bells wants to avail ITC on GST paid on the heavy steel machinery purchased in September. Which one of the following statements is true in this regard? चलो heavy steel machinery से रिलेटेड एक बार फिर से पढ़ते हैं हुआ क्या था। इसने 2 करोड़ की जमीन बेची थी, इसने परचेज की थी 1 हेवी स्टील मशीनरी इन द मंथ ऑफ सितंबर, 1 लाख रुपए की एक्सक्लूडिंग 18% का जीएसटी। ठीक है, Bali Bells capitalized the value of machinery along with GST paid on the same in its books of accounts and claimed depreciation on such capitalized value as per Income Tax Act 1961। मतलब इसने जीएसटी के पोर्शन पर भी डेप्रिसिएशन ले लिया। तो अगर इसने जीएसटी के पोर्शन पर भी डेप्रिसिएशन ले लिया तो इसको इसका कोई आईटीसी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आईटीसी ऑन द मशीनरी कैन नॉट बी अवेल्ड सिंस डेप्रिसिएशन हैज बीन क्लेम्ड ऑन द जीएसटी पेड ऑन मशीनरी अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। ऑप्शन ए इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, Bali Bells can claim ITC on inputs received in July of the preceding financial year up to dash of the current financial year। क्या होता है, इनपुट्स आप कब तक ले सकते हो, या तो डेट ऑफ फाइलिंग द रेलेवेंट एनुअल रिटर्न या फिर 30th ऑफ नवंबर विच एवर इज अर्लियर। तो यहां पर इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि Bali Bells has not furnished its annual return for the preceding financial year till the end of November and will furnish it in the month of December of the current financial year। तो हम 30th नवंबर तक ही इसका क्रेडिट ले सकते हैं। पिछले साल जो जो भी हमने सामान खरीदा हम सिर्फ 30 नवंबर तक ही उसका क्रेडिट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा 30th नवंबर। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज 30th नवंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, compute the value of supply under section 15 of CGST Act 2017 made by Bali Bells in the month of November। अच्छा, नवंबर में कुछ सप्लाई भी किया था इन्होंने। Bali Bells made a supply during November, details of which are as follows। Basic price of the product before TCS under the Income Tax Act 1961 is 45,000 rupees। तो 45,000 rupees तो आपका आएगा ही। टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स अंडर सेक्शन इनकम टैक्स, ये टीसीएस थोड़ी ऐड होता है, टीसीएस का तो बाद में आपको क्रेडिट मिल जाता है ना। तो नॉर्मली क्या होता है कि वैल्यू में जितने भी टैक्सेस वगैरह भी कलेक्ट किए होते हैं, जितने भी आप टैक्सेस लेते हो अपने कस्टमर से, वो भी वैल्यू में ऐड होते हैं एक्सेप्ट फॉर सीजीएसटी, एसजीएसटी वगैरह वगैरह। लेकिन अगर आपने टीसीएस कलेक्ट किया है तो वो थोड़ी आप ऐड करोगे, क्योंकि टीसीएस का तो आप अपने कस्टमर को क्रेडिट दोगे। ठीक है, टीसीएस आपने कलेक्ट किया है, आप उसके बिहाफ पर जमा करोगे और उसको टीसीएस का क्रेडिट मिलेगा। राइट, तो टीसीएस यहां पर वैल्यू में ऐड नहीं होगा। It received a subsidy of 3,500 rupees from Bharat Foundation Private Limited for usage of green energy, and the subsidy was linked to the units of energy saved and not for the aforesaid product। अच्छा, सब्सिडी आपको बाहर से मिली, ये वैल्यू में ऐड होगी। अगर गवर्नमेंट से सब्सिडी मिलती है तो वो वैल्यू में ऐड नहीं होती, लेकिन अगर गवर्नमेंट के अलावा कहीं से और से सब्सिडी मिलती है तो वो वैल्यू में ऐड होती है। लेकिन ये वाली सब्सिडी यहां पर ऐड नहीं होगी, क्यों? क्योंकि दिस वाज नॉट लिंक्ड टू द अफोरसेड प्रोडक्ट। ठीक है, दिस वाज नॉट लिंक्ड टू द अफोरसेड प्रोडक्ट, ये भी नहीं होगा। That's it। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी 45,000 रुपीज ओनली ना, वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी 45,000 रुपीज ओनली। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ जाएगा 45,000। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ जाएगा 45,000। क्या ये बात आप सबको समझ में आ रही है? ठीक है, तो हम लोगों ने 4 केस सिनेरियोस किए इनकम टैक्स के, 2 केस सिनेरियोस किए हम लोगों ने जीएसटी के। ठीक है, 1 घंटे 18 मिनट से आप लोगों का सेशन यहां पर चल रहा है। अब बाकी के केस सिनेरियोस में रोज धीरे धीरे करके आप लोगों के साथ डिस्कस करता रहूंगा। ठीक है, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि रोज आपका एक केस सिनेरियो इनकम टैक्स का हो जाए, एक केस सिनेरियो जीएसटी का हो जाए। 1-2 करके कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा जितनी जल्दी हम लोग ये केस बेस्ड एमसीक्यूज वाले सिनेरियोस को खत्म कर पाए उतना हम लोग कर लेंगे। ठीक है, बाकी एकाग्रता पर जो टैक्सेशन की रिविजनरी सीरीज चल रही है सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट की टैक्सेशन की यूट्यूब पर, वो आप लोग प्लीज देखते रहिएगा। बहुत हेल्पफुल है आप लोगों के लिए, बहुत हेल्पफुल रहेगी आप लोगों के लिए। ठीक है, और इस वीडियो को शेयर कर देना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना आपको सेशन कैसा लगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, बाय बाय।